जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुक्का ट्रिक की। जी हाँ, तुक्का ट्रिक किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में लगानी है। जैसे एयरफोर्स का एग्जाम टोटली 50 to 70 मार्क्स में होता है अगर आप एक्स और वाई ग्रुप से हो तो। ठीक है, तो इसमें आप किस तरीके से अपनी तुक्का ट्रिक लगा सकते हो, क्या आप तुक्के से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो इन सारी किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप तुक्का लगा भी रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी पर भी लगा दो। तो इन सब पर मैंने ये वीडियो पूरी डिटेल में बनाई है, तो पूरी वीडियो देखकर जाना। और अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने क्रैक 2 बार किया एग्ज़ाम। ठीक है, एयरफोर्स का रिसेंटली जो अभी हुआ था 1/2027 ये भी मेरा है। तो इसलिए पूरी वीडियो देखकर जाना, ताकि आपको लास्ट में मैं ऐसी चीज़ें भी बताने वाली हूँ जिससे आपको तुक्के लगाने में बिल्कुल, वो कहते हैं ना, 99% श्योरिटी हो जाए, उस टाइप के तुक्के हो गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि ऑप्शन एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन के ट्रिक्स। एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले आपको लगाना है। सबसे पहले उन ऑप्शंस को ध्यान से देखो जो बिल्कुल गलत लग रहे हैं। अगर आप 4 में से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो, एलिमिनेट यानी बाहर कर देते हो, यानी उन्हें कट कर देते हो कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, तो बाकी बचे 2 ऑप्शंस में से आपके करेक्ट होने के चांस 50-50% हो जाते हैं। लाइकली कि अगर आप 2 क्वेश्चन हटा दोगे तो एंड देन आपके पास 2 ऑप्शंस बच रहे हैं, और अगर उस 2 ऑप्शंस में से आप किसी पर भी लगाते हो तो ये होता है कि नहीं, 50-50% आपका चांस होता है कि आप हो भी सकते हो। सेकेंड वन इज ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। अगर किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव दिया हो तो उसके जो सही होने के चांस है वो है 60-70%, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव मैंने जहाँ तक देखा है वो सिर्फ इंग्लिश में दिया जाएगा। ठीक है, और या तो एक आध बारी रीजनिंग में दे सकते हैं वो। ठीक है, तो वैसे तो इन्हीं दोनों में ज़्यादा चांस होता है कि ऑल ऑफ द अबव दें, और उसके बाद नन ऑफ दीज भी इन्हीं में दिया जाता है। बट नन ऑफ दीज फ्यूल, अगर आप फुली श्योर है ना कि नन ऑफ दीज ही होगा इसका आंसर, तभी लगाना, क्योंकि नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता है। नन ऑफ दीज ऐसे मतलब बस ऑप्शन दे देते हैं, बट अगर ऑल ऑफ द अबव दिया हो तो फिर वो उस पर तो आपको लगा ही देना है। अगर आप मतलब 60-70% आपको थोड़ा सा भी उसमें ऐसा लगता है ना कि यार हो सकता है, तो फिर आप वही कर देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स। लाइक ऑप्शन में अगर ऑलवेज, नेवर, ओनली, मस्ट, कम्प्लीटली जैसे वर्ड्स होते हैं तो ये ऑप्शन में 90% केसेस में गलत होते हैं। सेफ और बैलेंस्ड वर्ड को ऑप्शंस में अक्सर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स हो तो ये भी नहीं हो सकते। लॉन्गेस्ट ऑप्शन रूल, अगर कोई ऑप्शन बाकी ऑप्शन के मुकाबले बहुत ज़्यादा लंबा यानी डिटेल में दिया हुआ है और उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर ने उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन डाली होती है। ये करेक्ट है, क्योंकि ऐसे हमारे एग्ज़ाम में होता है ना कि लाइकली हमें 2-3 ऑप्शंस दिए होते हैं जो कि नॉर्मली होते हैं। ठीक है, एक एक लाइन के, बट वो जो चौथा ऑप्शन होता है ना वो 2 लाइन का होता है। तो हमें पहले ही वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो 2 लाइन का ही ऑप्शन होगा। और अगर मैं बताऊँ कि ये आते कहाँ पर है, तो ये है जब इंग्लिश का आप कॉम्प्रीहेंशन वाले में जाओगे तो वहाँ पे जब आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो कि 4 to 5 मार्क्स में आएगा कम से कम। ठीक है, वैसे 5 में आता है वो। तो उसमें फिर आप जब ऑप्शंस देखोगे ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस टाइप में होते हैं। ठीक है, तो उसमें वो जो सबसे बड़े वाले आंसर होते हैं ना वही आंसर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहीं पर भी देख सकते हो। सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस, अगर 2 ऑप्शंस बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लाइकली 25.4 एंड 25.04, तो आंसर उन्हीं दोनों में से एक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस बनाता है। और ये बिल्कुल सच है। जैसे कहीं पर +1 एंड देन -1 हो, एंड देन 9 हो या फिर 5 हो, तो 9 एंड 5 नहीं हो सकते। होगा तो या तो +1 होगा या तो -1 होगा, क्योंकि सिमिलैरिटी वो लोग देखते हैं कि अगर इसको अच्छे से आता होगा तो इसे पता चलेगा कि ये +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, प्लस माइनस में देते हैं, फिर पॉइंट्स में दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर जो सिमिलैरिटी होती है उसमें ज़्यादा पता चलता है। अपोजिट ऑप्शंस, अगर 2 ऑप्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टी हैं, तो फॉर एग्जांपल एन इंक्रीज इन स्पीड और डिक्रीज इन स्पीड, तो उन दोनों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। जैसे वो कहते हैं ना, वो चीज़ें मैंने बताई अभी प्लस एंड माइनस वाली, ये कोई भी ऐसा ऑप्शन हो तो जो एक दूसरे के अपोजिट में होता है। अब जैसे अगर मैं इंग्लिश में सिनोनिम्स की बात करूँ, तो कोई भी सिनोनिम होता है ना, अगर उसमें फॉर एग्जांपल सिनोनिम पूछा गया उस क्वेश्चन में कि आपको कह रहा है कि सिनोनिम उसका बताओ, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर की बात करूँ, मैं केयरफुल की बात करती हूँ। ठीक है, केयरफुल का सिनोनिम, तो ऐसे कुछ वर्ड्स उसमें होंगे ना जो उसके एंटोनिम होते हैं, लाइक केयरलेस, इस टाइप में जैसे वर्ड कम से कम 2 वर्ड्स देगा वो जो उसके एंटोनिम होते हैं। एंड वन इज मेटिकुलस,
सबको पता है मेटिकुलस मतलब होता है जो केयरफुल होता है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको उसके अपोजिट दिख रहे हैं ना, अपोजिट लाइक एंटोनिम अगर उसके आपके दिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आप उसे हटा देना, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड ऑप्शन ए फॉर ब्लाइंड गेस। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पता, ब्लाइंड गेस करना चाहते हो ना, तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट मत करो। ऑप्शन बी और सी में होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, वो हमें ऑप्शन ए कभी नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है, हम जैसे हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा एंड देन हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यही सही है, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा होता है लाइक आपके 50 क्वेश्चन है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए होगा। आप नोटिस कर लेना, आप मॉक दे रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, अगर वो सही मॉक बनाते होंगे तो वो ऑप्शन ए नहीं रखते। ऑप्शन बी एंड सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है कि वो हर बार ही आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि अगर आप क्वेश्चन को देखकर तुरंत ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका टाइम बच रहा है, फिर वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, देन वो ऑप्शन नंबर बी एंड सी की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो आई प्रेफर कि आप लोग हमेशा अगर तुक्के भी लगाना आपको लगाने पड़े तो बी एंड सी में से लगाना, और डी भी मत लगाना। डी इसलिए मत लगाना क्योंकि ऐसा होता है कि अब हम जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा एंड देन हमने ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वन पढ़ा, फिर वो हमें नहीं लगा सही, फिर ऑप्शन नंबर बी नहीं लगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं लगा, इसमें हमारा टाइम काफ़ी चला जाता है। अगर आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैंने जहाँ तक देखा है, आपको 50 to 55 सेकेंड्स मिलेंगे, 55 सेकेंड्स आई थिंक मिलते हैं हमें एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। तो 55 सेकेंड्स को ज़्यादा इनफ नहीं है हमारे, मतलब टाइम मैनेजमेंट हमें बहुत करना पड़ेगा। तो इसमें इसलिए डी ऑप्शंस और ए ऑप्शंस जो एग्जामिनर है वो बहुत कम रखते हैं, ठीक है। तो डी की तरफ मत जाना, अगर तुक्का मारना ही है ना तो बी एंड सी में से मारना। पहली ट्रिक तो यही हो गई है, बिल्कुल अच्छे से मैंने अभी तक बताया किस तरीके से क्या क्या आपको देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुक्का मारने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज 0.25 नेगेटिव मार्किंग। सबको पता है अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके एक जो कि आपका सही आंसर है वो भी गलत हो जाएगा, वो मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो ये मत भूलना कि आपके नेगेटिव मार्किंग है, ये सबसे बड़ा खतरा है। 4 गलत आंसर पर आपका एक नंबर जो सही है वो काट लिया जाएगा। इसलिए ब्लाइंड गेस तभी करें जब आपको कम से कम 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हो आपने, आपको 50-50 का चांस हो ना, एंड देन आप तुक्के की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको 50-50 भी नहीं लग रहा, आपको लग रहा है यार मेरे को कुछ नहीं आता, इसको मैंने देखा ही नहीं है, ये टॉपिक ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको लग रहा है कि ये तो मैंने क्वेश्चन कभी अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है पढ़ते वक्त, तो फिर आप उस पर ब्लाइंड गेस कर रहे हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब तुक्के मार के आ जाओ एंड देन जो आप फेल, ठीक, क्योंकि ये होने वाला है ना, तुक्के सही नहीं होते हैं। आई एम श्योर दैट, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें की हुई है। और मैं बताती हूँ, अगर आप लोग 10 तुक्के मारते हो ना, एटलीस्ट मेरे जहाँ तक हुए थे ना, वो 9 तुक्के मेरे गलत जाते थे। बट आप लोगों ने ऐसा कोई बहुत अच्छे किस्मत वाले होंगे तो उनके 3 तुक्के सही जा सकते हैं, 3 से 4 तुक्के से ज़्यादा। बट वो किस्मत वाले होते हैं, वो कोई कभार होता है, लाइक 100 में से वो 5% वाले बच्चे होते हैं, ठीक है ना। बाकी सबके 9 क्वेश्चन गलत जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे तुक्के ही गलत होते हैं। तो इसलिए कभी भी तुक्के मत मारना, मैं तो यही कह रही हूँ। इस तरीके से मतलब मारना कि आप ब्लाइंड गैस हो बिल्कुल कि भाई मुझे नहीं आता, मैं बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेल के मैं मार देता हूँ, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना। भगवान का नाम भी लेके नहीं मारना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर एनालिसिस नहीं देखा तो जाके देखना, 2027 की मैंने पूरी कट ऑफ की एक वीडियो डाली हुई है, वो जाके देखना सेफ स्कोर के लिए। अगर पेपर में सबसे पहले आपको 60 to 70 क्वेश्चंस बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्व किए हो, और कर एक्स्ट्रा मार्क्स के लालच में फिजूल तुक्केबाजी मत करना, वरना नेगेटिव मार्किंग से मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये रहा है इसमें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली का ही एग्ज़ाम्पल लूँगी ज़्यादातर, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। दिल्ली में अभी जो गर्ल्स की कट ऑफ गई थी दैट इज़ 29.1, ठीक है। अगर आपकी कट ऑफ इतनी गई है, आपको पता है आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में अगर आपने अपने एग्ज़ाम में 33 to 34 स्कोर कर लिया है, बट ये 100% होना चाहिए, ठीक है।
तो आपको मैं कहती हूँ तुक्के मारने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि 33 एंड 34 सेफ स्कोर। आप ये नहीं कह सकते कि हर बारी 29 ही कट ऑफ जाएगी या हर बारी इससे ज़्यादा जाएगी या तो आप ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप अपना सेफ स्कोर देखो कि आप अपने माइंड में सबसे पहले ये रखो कि मैं जहाँ तक बताऊँ, अगर मैं आरजे या फिर हरियाणा की बात करूँ, ये मैं वाई ग्रुप की बात कर रही हूँ, ठीक है, आरजे या फिर हरियाणा वाली गर्ल्स की, यूपी वाले गर्ल्स की बात करूँ मैं, तो इनका जो सेफ स्कोर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए, एक सेकेंड, वो होना चाहिए 36 to 38। ये इनका सेफ स्कोर है, बट मैं कहूँगी 38 ज़्यादा रखो। 36 तो ये नॉर्मल हो गई। 36 में मैं यही है ना कि 36 वाले दिल्ली वाले हो गए या उत्तराखंड वाले हो गए, सब 36 रखो। मध्य प्रदेश वाले हो गए 36 रखो। बट आरजे और वहाँ के हरियाणा वाले 38 रखना, ठीक है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे इस टाइप में करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम में सिर्फ अभी तक 20 क्वेश्चन ही मैंने सही किए है, उसके आगे मुझे नहीं आता है, फिर आपको तुक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उतने पे छोड़ के आओगे तो भी आप फेल हो। अगर तुक्का मार के आओगे, क्या पता तुक्की गलत जाए तो भी आप फेल हो जाओगे। तो इससे बढ़िया फिर तब मार देना। बट अगर आपको लगता है कि आपने 30 to 35 क्वेश्चन सही कर लिए तो मत मारना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। तुक्का मारने के चक्कर में प्रीसियस टाइम वेस्ट मत करना। पहले राउंड में सब सिर्फ कंफर्म क्वेश्चन ट्रिक करते जाओ। जो क्वेश्चंस नहीं आते उन्हें रिव्यू के लिए छोड़ दो। एग्जाम के लास्ट 5 से 10 मिनट में सारी ट्रिक्स लगाएं, ठीक है। इसमें मेरे कहने का मतलब ये रहा है कि तुक्के मारने के चक्कर में ना आप अपने उन क्वेश्चंस को मत छोड़ देना जो आपको आते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे एग्जाम में होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट स्लाइड हमारी इंग्लिश की खुलती है, ठीक है। उसमें हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश और हमें स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन हमें समझ ही नहीं आए, हमें पता ही नहीं चल रहा है ये है क्या। उसी वक्त हमारा माइंड ऐसा हो जाता है, यार क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं आ रहा है। ये सोचो ना, अगर आपको 3 क्वेश्चन नहीं आए हैं शुरुआत के, हो सकता है आपको लास्टली के 17 क्वेश्चन आते हो। तो बी पॉजिटिव, स्टे काम, अपने माइंड को फ्रेश रखो। वो चीज़ें देखो कि नहीं यार मुझे ये नहीं आता, बट नेगेटिव साइड में नहीं जाना है, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, ये वो। आप अगर प्रेशर स्ट्रेस लोगे तो फिर आगे के जो 17 क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल ही हो जाएगा कि फिर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। इसलिए कहते हैं कि कामली जाओ और फिर उसके बाद अपना माइंड पर इतना जोर मत डालो। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं ना, सबको नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हर कोई महारत ही हासिल करके बैठा हुआ है, सबको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपका अपना एक टारगेट होना चाहिए। आप दूसरों को मत देखो कि कौन कितना करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पे गए और फिर आप वहाँ पे बैठे हुए आसपास में बातें करोगे, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है वहाँ पे, तो फिर कोई पूछेगा कि तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम कितने क्वेश्चन करोगे। किसी ने बोल दिया मैं 40 क्वेश्चन तो करूँगी ही करूँगी कम से कम, तो फिर आप अपने माइंड में रख रहे हो कि उसने 40, वो 40 करेगी, मैं 25 या 30 ही क्यों करूँ। फिर आप तुक्के मारने बैठ जाओ तो ये बहुत गलत हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि रीजनिंग में मैंने तुक्के की थोड़ी बहुत ट्रिक जो मुझे अदर सब्जेक्ट्स में मुझे लगी कि आपको बतानी चाहिए। इंग्लिश का तो वैसे मैंने काफ़ी बता दिया, बट अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ, सबसे पहले नॉन वर्बल यानी जो आकृति वाले वैसे क्वेश्चंस नहीं आते, पेपर कटिंग या फिर फिगर सीरीज, पेपर फोल्ड वगैरह, एम्बेडेड फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आकृति वाले सवाल में सबसे पहले ऑप्शंस चुने जो बाकी ऑप्शन से ज़्यादा सिमिलैरिटी को मतलब नहीं दिखाता हो, ठीक है। उस ऑप्शन को सुने और फिर उसके बाद उसे लगाएं। जैसे बाकी ऑप्शंस जैसे है ना, उससे अगर वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तब तो वो ऑप्शन हो नहीं सकता। सबसे पहले ये देखना है, क्योंकि फिगर्स में क्या होता है, हम अगर एक एक ऑप्शन को बिल्कुल बारीकियों से चेक करेंगे ना तो उसमें में तो हमारा टाइम गया है, 2 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन को करने में। इसलिए सबसे पहले आपको ऑप्शन में ही ये देख लेना है कि कौन सा फिगर है जो थोड़ा सा इन 3 फिगर से अलग है, तो वो एक आपको मिल जाएगा। ऐसा हर बारी होता है, बट वो जो 3 फिगर है ना फिर उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। जो आकृति बिल्कुल अगर अलग दिखती है तो उसे तुरंत काट देना है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड रिलेशन या फिर सीरीज में। इन सवालों पर अंधा तुक्का ना लगाए क्योंकि ये सही नहीं होते हैं। अंत में किसी न किसी श्रृंखला में अंतर या पैटर्न को देखकर अंतिम संख्या का अनुमान लगाए, कि जैसे इसमें लास्ट में होता है ना, कभी 10 का हो गया या कभी मल्टीप्लाई बाय 4 की गुणा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बट अगर नहीं है ना, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर मतलब कर ही देना। रीजनिंग में ऑप्शन सी को अक्सर मध्यस्थ उत्तर के रूप में सेट किया जाता है। मतलब ये है कि ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली सी एंड बी, मैं बी और सी को प्रेफर करूंगी कि जब भी आप तुक्का लगाओ तो इसमें ज़्यादा चले जाना, ठीक है। तुक्का लगाने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल मैं दिखा रही हूँ, कुछ अचूक नियम
फर्स्ट है कि 50-50 नियम, यानी किसी भी स्थिति में जोखिम ना लें। किसी सवाल पर तुक्का तभी लगाए जब आपको 100% जो गलत हुए दो ऑप्शन है वो दिख जाए। तो फायदा, दो विकल्प में से सही चुनने की संभावना 25 से बढ़कर 50 हो जाती है। और 4 सवालों में रिस्क लेने से बढ़िया है कि 2 सवाल में रिस्क लें, और 2 सवाल अगर आपने गलत किए हुए तो उस पर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। विकल्पों की प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी से करनी है। पहले ऑप्शन को, यदि किसी विकल्प में ऑप्शन बी और या ऑप्शन सी को चुने। पेपर कारण सेलेक्ट करने वाले पहले विकल्प इसलिए बहुत कम रखते हैं क्योंकि छात्र पूरा सवाल पढ़ें। आखिरी डी तक पहुंचते पहुंचते समय गंवा देते हैं, इसलिए उसके बीच में वो सबसे सुरक्षित रखते हैं। हाँ, यही चीज़ें मैंने आपको बताई कि टीचर्स जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं, वो ए ऑप्शन इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा। डी ऑप्शन इसलिए नहीं रखते क्योंकि उससे पहले हमारा बहुत टाइम चला जाता है। इसलिए जो मेन होता है ना, उनका बी और सी होता है। ठीक है। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लेना, अगर तुम जा रहे हो तो फिर बी और सी में से ही रखना। थर्ड है विलोम शब्द यानी समान दिखने वाले विकल्प, सिमिलर ऑप्शंस। यदि कोई ऑप्शन बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत यानी +5 -5 इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे 90% चांस होते हैं इनके उत्तर सही होने के, यानी प्लस माइनस सेम ऑप्शन है, बस प्लस माइनस या पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, उन पर ज़्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट बात करते हैं जीकेजीएस और इंग्लिश की। सबसे लंबा विस्तृत विकल्प यानी डिटेल अगर ऑप्शन की बात करें तो इंग्लिश और जीकेजीएस में जो ऑप्शन है वो जो सबसे ज़्यादा लंबा होता है, उसमें जानकारी होती है व्याकरण के हिसाब से, वो बिल्कुल सटीक होता है, तो वही ऑप्शन ज़्यादा होता है, यानी जो बड़े ऑप्शन होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं इंग्लिश एंड जीके में। उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो इसमें अगर आप ऑल ऑफ द अबव की तरफ जाते हो तो ये 70% है, बट अगर नन ऑफ दीज में 5% का चांस है। अगर आप श्योर हो कि नहीं यही होगा तभी आप नन ऑफ दीज करना, वरना मत करना। ठीक है ना। तुक्के लगाते समय बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या चीज़ें, ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी, बिना क्वेश्चन को पढ़े जय माता दी करके टिक नहीं लगाना है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। ठीक है। पैटर्न ना बनाए कभी भी लगातार ए या ABCD ना बनाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ABCD नहीं वो रखेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से पैटर्न मत बनाना, बी और सी में से ज़्यादा चूज कर लेना। अगर किसी में आपको लगता है कि नहीं A और D हो सकता है तभी वो चूज करना, वरना मत करना अगर तुक्के मार रहे थे। क्योंकि CBT में प्रश्न रैंडम सफल होते हैं, तो फिर उनमें ट्रिक पूरी तरह फेल हो जाती है। शुरुआती 15 मिनट में रिस्क ना ले, पेपर शुरू होते ही कठिन प्रश्नों पर तुक्का ना मारे, पहले 100% वाले सवालों को सही करे। ठीक है। मतलब इसमें ये है कि सबसे पहले चाहते ही आपको तुक्के ही नहीं मारने हैं कि नहीं चलो मेरे को तो इतने क्वेश्चन करने हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम होता है, इनफ टाइम होता है, आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। 35 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से, मतलब डिटेल में जाके कर सकते हो। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश मिलाकर आप टोटली, मैं कहती हूँ मैंने तो 38 क्वेश्चन मैंने खुद किए, वो भी मैंने डिटेल में, मतलब डिटेल में मैंने जाके तब क्वेश्चंस किए हैं कि मैंने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन एंड मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व खुद से किया है, तब जाके मैंने 38 क्वेश्चन किए थे विद टाइम मैनेजमेंट अच्छे से। बिल्कुल मेरे पास टाइम इनफ बच भी गया था लास्ट में 5 मिनट्स। तो मतलब ये होता है आप टाइम की इतनी भी फिक्र मत करना। हाँ, टाइम को फिक्र करना, आप ऐसा नहीं है कि आप बैठ के क्वेश्चन को लेकर, बट इतना मत घबराना कि मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा। तो ये इस टाइप का चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है ना। आप 40 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, बट वो जो 10 क्वेश्चन है ना उसमें आपकी स्पीड चाहिए होती है फिर। तो इसीलिए इतना करना कि जैसे इंग्लिश में तो आपको इनफ टाइम 20 मिनट्स दिया जाता है, तो आप इंग्लिश अगर आपको आती है ना तो आप 15 मिनट में इजीली कर लोगे इंग्लिश को। इंग्लिश में तो हलवा है बिल्कुल। बट जो रागा का सेक्शन है ना उसमें फिर हो जाता है कि आपको फिर 30 क्वेश्चन एंड 25 मिनट्स पे करने होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी मैनेजमेंट करना पड़ता है। बट अगर आप रीजनिंग और मैथ्स को, अगर आप रीजनिंग और जीके जीएस को अगर आप 12 to 15 मिनट, 12 ही मत रखो, 12 तो कम हो जाएगा, 13 to 15 मिनट में अगर आप कर लेते हो ना तो आप 15 ही मान लो, बट 10 मिनट्स में इजीली आप मैथ्स को कर लोगे फिर। बट 15 मिनट में आपको रागा यानी रीजनिंग और उसके बाद हमारा जीके जीएस को करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे 10 मिनट आपके पास, तभी सेफली बचेंगे। ठीक है। परीक्षा हॉल में आपको क्या क्या हॉल स्ट्रेटेजीज रखनी है। राउंड्स, पहले पेपर में पहला राउंड क्या होना चाहिए, जो आपको 100% क्वेश्चन आते हैं ना आप पहले वो करो। सेकंड राउंड क्या है, जब आप 50-50 का एलिमिनेशन कर दो ना तब। और थर्ड राउंड में आप अपना तुक्का मार सकते हो अगर आपको मरना है तो।
वाई ग्रुप कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, जैसे वाई ग्रुप में तो वो 35 प्लस रखे, एक्स ग्रुप में 40 प्लस रखे। जैसे वाई ग्रुप में तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मतलब 35 प्लस रख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप एक्स ग्रुप से हो, वाई ग्रुप में तो ये हो गया, एक्स ग्रुप से हो तो यहाँ पे जो गर्ल्स है ना वो प्लीज एंड प्लीज 45 प्लस रखना, ठीक है, जो बड़े राज्य में है। जैसे जो छोटे भी हैं उनमें तो कोई बात नहीं है। ओके, तो ये थी मेरी पूरी तुक्के मारने वाली ट्रिक। तो इसमें मैंने सिर्फ डिटेल में मैंने यही बताया है कि आप बी एंड सी को प्रेफर करना ज़्यादा अगर आप तुक्के मार रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी कट ऑफ को पार कर लिया है, आपको लगता है कि आपकी स्टेट की कट ऑफ 30 जाती है एंड यू श्योर दैट कि आपके 35 मार्क्स आ जाएंगे, तो फिर आपको तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। या 33 मार्क्स भी आ जाएंगे तो भी आपको तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये उस इंसान को करना है जिसको लगता है कि मेरी जो स्टेट की कट ऑफ है वो फॉर एग्जांपल 30 जाती है, बट मैंने जो अभी तक करेक्ट ऑप्शन किया वो सिर्फ 20 की है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि 30 की कट ऑफ आपकी इस बार 20 चली जाएगी, इतना तो नहीं होगा ना, एक दो नंबर आगे पीछे चल जाता है। बट अगर आपने इतना किया और फिर आपको तुक्के की तरफ जाना पड़ेगा, तो तुक्के में फिर आपको ये लगाना है 50-50 या फिर कोई ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव या फिर कोई ऑप्शन बड़ा हो, इस टाइप से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ये थी मेरी पूरी तुक्के की ट्रिक, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार ऐसे किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमें सारी चीज़ें आती ही रहती हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम उसमें तुक्का लगा लेते हैं। एक बात और जो मैंने दिमाग लगाई थी और आप लोग भी लगाते होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया बाकी क्वेश्चन और मेरे बचे हैं 10 से 12 क्वेश्चन, मैं ये जोड़ती थी कि हम 10 क्वेश्चन पे तुक्का लगाते हैं, उसमें से कम मेरे 3 क्वेश्चन तो कम से कम तो सही जाएंगे ही जाएंगे, कितना भी हो जाए 3 से 4 क्वेश्चन तो सही चले ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे 4 क्वेश्चन मैं मानती हूँ चले गए सही, ठीक है, तो मेरे को मिल गए 4 नंबर। कट्टे मेरे 6 क्वेश्चन मेरे गलत है, तो मेरे कट गए 1.5 मार्क्स। अगर 4 में से मैं 1.5 मार्क्स को माइनस कर दूं 2.5 मार्क्स, तो मैं तो सही हूँ ना। मेरे 2.5 मार्क्स अगर मेरे बढ़ रहे हैं तो मेरे को थोड़ी ना मेरा कुछ जा रहा है। मैं ऐसे 10 क्वेश्चन पर तुक्के मारती हूँ, बट ये बहुत ज्यादा गलत होता है। ऐसा हमारा कभी नहीं हो पाता, मैंने बहुत बार ऐसे देख लिया। मैंने मॉक वगैरह मैंने एग्जाम पेपर में ऐसे नहीं लगाया। आप मॉक लगाते हो ना, आप पहले मॉक में देखना, एक मॉक की कभी मत लेना कि नहीं एक मॉक सही हो जाएगा, बट आप ऐसे 10 मॉक लगाओ जिसमें आप 10 क्वेश्चन पर तुक्के मार रहे हो, लेकिन वही क्वेश्चन पर मारना जिसमें आपको कुछ नहीं आता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पता है तो फिर आप मार, तो देख लेना। आई एम 100% श्योर कि अगर आप 10 क्वेश्चन पर तुक्के मारो, कभी कभार आपके 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन कभी कभार सही चले जाएंगे, वरना आपके कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन ना गलत होने वाले हैं। एग्जाम में तो 9 क्वेश्चन 100% ही गलत होंगे। तो ये होती है कि हमारा जो माइंडसेट है ना वो हमें कहता है कि नहीं इतना कर देते हैं कुछ नहीं होगा, बट वो हो बहुत कुछ जाता है। तो ऐसा दिमाग मत लगाना, अगर लगा रहे थे तो आप छोड़ देना ऐसे दिमाग को लगाना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ करके देख लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।